नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेस की हरियाणा जी के सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हरियाणा जी के सीरीज के अंतर्गत हम प्रत्येक डिस्ट्रिक्टों का, प्रत्येक जिले का अच्छे तरीके से, गहन तरीके से अध्ययन कर रहे थे और उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन एचएसएससी के अंदर पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ रहे थे। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट जिसके सभी पॉइंट हमने क्लियर करे थे, जो इतिहास से लेकर और वर्तमान तक, उसके बाद में उस जिले के प्रसिद्ध मेले, गुरुद्वारे, मुस्लिम धर्म से संबंधित मज़ारे वगैरह, महत्वपूर्ण व्यक्ति, ये सभी पॉइंट क्लियर किए थे। और लास्ट में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट चला हुआ था वो डिस्ट्रिक्ट था सिरसा। आज ये सिरसा का भाग 3 है। यदि आपने सिरसा भाग 1 और भाग 2 नहीं देखा है तो आप जाकर वहां पर देख लें, क्योंकि भाग 3 भी आपको तभी समझ में आएगा सिरसा का जब आपने भाग 1 और भाग 2 देखा होगा। सिरसा के भाग 3 के अंतर्गत हम सिरसा के महत्वपूर्ण व्यक्तियों का जिक्र करेंगे। सिरसा के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में जो जिक्र होगा वो काफी महान व्यक्ति हुए हैं, जिसमें से एक व्यक्ति जिसका नाम है चौधरी देवीलाल। उसके बाद में हम जिक्र करेंगे ओम प्रकाश चौटाला जी का। उसके बाद में स्वतंत्रता सेनानी जो है उनका जिक्र करेंगे। उसके बाद में सिरसा से कौन कौन से खिलाड़ी हुए हैं उनका जिक्र करेंगे। और सिरसा से कौन कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने बॉलीवुड में अपना योगदान दिया है, उन सभी का जिक्र इस वीडियो के अंदर करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को अंत तक देखा करें। कोई भी वीडियो हो लास्ट तक जरूर देखें। पहले 1 या 2 मिनट के अंदर किसी भी वीडियो को जज ना करें, आप वीडियो को अंत तक देखें, तब आपको पता चलेगा कि आपको क्या आता था और आपने नया क्या सीखा है। तो चलिए, यदि वीडियो अच्छी लगती है तो साथ के साथ में वीडियो को शेयर करते रहिएगा। सिरसा के अंदर जो सबसे पहले हम बात करेंगे तो आप हेडिंग डाल लीजिए महत्वपूर्ण व्यक्ति। सिरसा के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में सबसे पहले एक ऐसे व्यक्ति का नाम आता है जिसकी वजह से वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने थे। सिरसा का वो महान व्यक्ति सिरसा का जिसकी वजह से मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने थे, और वो महान व्यक्ति जिसका नाम है चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों का यहां पर अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। चौधरी देवीलाल से संबंधित जो भी पॉइंट बचते हैं, कोई भी पॉइंट यहां पर नहीं छोड़ेंगे। आज सभी पॉइंटों को अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए। चलिए, हेडिंग डाल लेते हैं चौधरी देवीलाल। आप भी डाल लीजिए हेडिंग चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल के पॉइंट की बात करें तो इनका यदि संबंध पूछे कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, तो ये तो हम बता चुके हैं, सिरसा से है, क्योंकि तभी तो सिरसा के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में करवा रहे हैं। चौधरी देवीलाल का संबंध रहा है कहां से? सिरसा से। फर्स्ट क्वेश्चन कि चौधरी देवीलाल का जन्म कब हुआ था, तो आपने याद रखना 25 सितंबर 1914 के अंदर चौधरी देवीलाल का जन्म हुआ। 25 सितंबर 1914 के अंदर जन्म हुआ चौधरी देवीलाल का। तो कौन से गांव में हुआ था, तो आपने याद रखना चौटाला गांव। और चौटाला गांव कहां पर पड़ता है, तो आप याद रखिएगा सिरसा के अंदर पड़ता है। हरियाणा का सबसे पश्चिम दिशा के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट स्थित है, हरियाणा का सबसे पश्चिम दिशा के अंदर जो जिला स्थित है वो कौन सा है? सिरसा। क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा आपसे, क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा। और यदि ये क्वेश्चन पूछ लिया तो हरियाणा का जितने भी बच्चे एग्जाम देंगे ना, सभी का ठीक हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन प्यारे भैया, एग्जामिनर आपसे ये पुट अप कर सकता है कि हरियाणा में सबसे बाद में सूर्योदय कहां पर होता है? सिरसा के अंदर। और हरियाणा में सबसे बाद में ही सूर्यास्त कहां होता है? सिरसा के अंदर होता है। तो ये चीज भी आपके माइंड के अंदर रहनी चाहिए। चौधरी देवीलाल जिसका जन्म हुआ 25 सितंबर 1914 के अंदर, चौटाला गांव सिरसा के अंदर उनका जन्म होता है। ये चौधरी देवीलाल जिसकी डेथ हुई थी 6 अप्रैल 2001 के अंदर। चौधरी देवीलाल जिसकी डेथ हुई, जिसकी मृत्यु हुई 6 अप्रैल 2001 के अंदर। और इनका जो समाधि स्थल है वो समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है? संघर्ष घाट के नाम से। और संघर्ष घाट कहां पर स्थित है? तो दिल्ली के अंदर। ये काफी बच्चों को दिक्कत होती है इसके अंदर कि जैसे महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है वो राजघाट के नाम से, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो समाधि स्थल है वो शांति वन के नाम से, ऐसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो समाधि स्थल है वो किस नाम से? चैत्रा भूमि के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही जो चौधरी देवीलाल थे, जो हरियाणा के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो देश के
छठे उप प्रधानमंत्री बने चौधरी देवीलाल। उनका जो समाधि स्थल है दिल्ली के अंदर, वो किस नाम से जाना जाता है? संघर्ष घाट के नाम से। बच्चों को काफी डाउट होता था कि सर ये जो संघर्ष घाट चौधरी देवीलाल का समाधि स्थल है ये कहां है, तो आप क्या बताएंगे? दिल्ली के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है भैया? दिल्ली के अंदर। उसके बाद में आगे बढ़े, चौधरी देवीलाल जिसे अन्य किस नाम से जानते थे, या चौधरी देवीलाल जिसका उपनाम क्या था या उपनाम क्या है? तो याद रखिएगा, चौधरी देवीलाल को राजनीति में ताऊ के नाम से जानते थे। राजनीति में ताऊ किसे कहते हैं? चौधरी देवीलाल को। किसानों के मसीहा के नाम से, किसानों के मसीहा के नाम से किसे जाना जाता है? चौधरी देवीलाल को। लेकिन प्यारे स्टूडेंट्स, यहां पर एक क्वेश्चन आपको डाउट बहुत करता होगा, एक क्वेश्चन में डाउट बहुत रहती होगी यहां पर। क्या आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि किसानों का मसीहा किसे कहते हैं, और चौधरी देवीलाल ऑप्शन में ना आए तो कौन आएगा? सर छोटूराम आएगा, ध्यान रखना। यदि आपसे पूछे कि किसानों का मसीहा किसे कहते हैं और चौधरी देवीलाल ऑप्शन में नहीं आता है तो कौन आएगा? किसानों का मसीहा, सर छोटूराम आएगा। याद रखिएगा, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। किसानों का मसीहा, राजनीति में ताऊ, किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है किसे? चौधरी देवीलाल को जाना जाता है। और राजनीति का विषम पितामह, राजनीति का जो विषम पितामह है उसको भी किसको जाना जाता है उसके नाम से? तो आप याद रखिएगा, चौधरी देवीलाल को जाना जाता है। तो ये सभी चीजें बहुत अच्छे तरीके से आप याद रखिएगा। उसके बाद में चौधरी देवीलाल का एक प्रसिद्ध नारा रहा है, चौधरी देवीलाल का एक प्रसिद्ध नारा था, और वो नारा क्या था? लोकराज, लोकराज लोकलाज से चलता है। लोकराज लोकलाज से चलता है। लोकराज लोकलाज से चलता है। किसने कहा था भैया? चौधरी देवीलाल ने कहा था कि लोकराज लोकलाज से चलता है। कहने का मतलब यह है कि यदि आपको जनता के ऊपर शासन करना है, यदि आपने सभी जनता के ऊपर, हरियाणा वासियों के ऊपर या पूरे देश की जनता के ऊपर शासन करना है तो उनकी इज्जत करनी पड़ेगी, उनकी इज्जत करनी पड़ेगी, तभी उन व्यक्तियों के ऊपर शासन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप वैसे तो जनता के ऊपर शासन करते हैं और जनता की कोई बातें मानते नहीं, इस प्रकार से जनता के ऊपर शासन नहीं हो सकता। यदि आप जनता के ऊपर अपना शासन कायम रखना चाहते हैं तो आपको जनता की इज्जत करनी पड़ेगी, जनता को तवज्जो देनी पड़ेगी, तभी आपका शासन उनके ऊपर हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। तो ये याद रखिएगा, लोकराज लोकराज लोकलाज से चलता है। ये किसने कहा था? चौधरी देवीलाल ने कहा था। तो चलिए बच्चे, सभी पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। उसके बाद में इन्होंने खुला दरबार, खुला दरबार और कन्यादान, खुला दरबार और कन्यादान जैसी योजनाएं चलाई थी। खुला दरबार और कन्यादान जैसी योजनाएं किसने चलाई थी भैया? तो आप याद रखिएगा, किसने? चौधरी देवीलाल ने चलाई थी। चौधरी देवीलाल के शासनकाल के दौरान ये योजना चली थी। लेकिन चौधरी देवीलाल से संबंधित यदि देखें कि चौधरी देवीलाल का जन्म हुआ, आप सभी को मालूम है कि 1914 के अंदर जन्म हुआ, लेकिन मात्र 12 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। और इनका विवाह कब हुआ था? 1926 में। किसके साथ में हुआ था? तो आप याद रखिएगा, हरखी देवी के साथ में, हरखी देवी के साथ में इनका विवाह हुआ था। किसका? चौधरी देवीलाल का। तो ये चीजें याद रखिएगा, चौधरी देवीलाल जिसका विवाह हुआ 1926 में, किसके साथ में हुआ था भैया? हरखी देवी के साथ में। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है एग्जामिनर HSSC वाला कि जो 1926 है, 1926 में हरियाणा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या निकलता है प्यारे बच्चे? तो अगला जो क्वेश्चन निकलता है ना बहुत अच्छा, कि हरियाणा का पहला कॉलेज कौन सा था? तो प्रिय भैया, हरियाणा का जो पहला कॉलेज था वो पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज था, और वो पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज भी रोहतक के अंदर कब बना था? 1926 के अंदर बना था। और चौधरी देवीलाल का जन्म भी कब हुआ था? 1926 के अंदर ही, सॉरी, विवाह भी कब हुआ था? 1926 में। जन्म तो 1914 में हो गया था, सॉरी, 1926 में विवाह हुआ, और किसके साथ में हुआ था? हरखी देवी के साथ में हुआ था। तो ये चीजें याद रखिएगा, नोट कर लीजिए साथ के साथ में, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। यदि आप नोट साथ के साथ में नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को बैक करके नोट कर लीजिए, वीडियो को पीछे करके नोट कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। सिरसा से संबंधित हमने 2 वीडियो पहले बताई है, आज ये तीसरी वीडियो है। तीसरी वीडियो के अंदर सिरसा के जो भी पॉइंट बचते हैं, जो भी महान व्यक्ति बचते हैं, उनसे संबंधित सभी पॉइंट क्लियर कर देंगे। चलिए
अगले पॉइंट जो आता है वो क्वेश्चन आता है कि चौधरी देवीलाल से संबंधित जितने भी डेट से संबंधित क्वेश्चन निकलते हैं, तिथि से संबंधित, दिनांक से संबंधित क्वेश्चन निकलते हैं, वो अब देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट है जो चौधरी देवीलाल से संबंधित है। तो जो पहला क्वेश्चन बनता है कि आपने नाम सुना होगा एक लाहौर अधिवेशन का। लाहौर अधिवेशन, ये वही लाहौर अधिवेशन है जब पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पूर्ण स्वराज्य की मांग कौन से अधिवेशन में की गई थी? लाहौर अधिवेशन में। और कब की गई थी? 1929 में। और याद रखिएगा जो लाहौर अधिवेशन है ये कब हुआ था? 1929 के अंदर। लेकिन लाहौर कौन सी नदी के ऊपर पड़ता है? तो ये भी आपने याद रखना है, रावी नदी के ऊपर। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं और इसका जो आंसर होगा वो भी आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 के अंदर। सेकंड क्वेश्चन कि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी। थर्ड क्वेश्चन कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन प्यारे स्टूडेंट्स, यहां पर क्वेश्चन ये बन रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ, कैसे हुआ, किसने इसकी अध्यक्षता की, ये नहीं पूछ रहा है। ये क्वेश्चन एचएसएससी वाला आपसे पूछेगा कि लाहौर अधिवेशन में हरियाणा की तरफ से किसने भाग लिया था? तो आप बता देंगे चौधरी देवीलाल ने भाग लिया था। 1929 के अंदर जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें हरियाणा की तरफ से किसने भाग लिया था? तो किसानों का मसीहा, राजनीति में ताऊ, जननायक जिसे किंग मेकर और राजनीति का विषम पितामह जिसे कहते हैं ना, उसने भाग लिया था 1929 के अंदर। उसके बाद में ऐसा भी बताया गया है, आप सभी को मालूम है कि महात्मा गांधी ने एक दांडी मार्च चलाया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था जो नमक कानून वगैरह से संबंधित था। वो कब चला था? 1930 के अंदर। 1930 के अंदर दांडी अभियान, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कब चला था? 1930 के अंदर। 1930 के अंदर ही एक ऐसा वक्त आया था 1930 में कि जब चौधरी देवीलाल को स्कूल से बाहर कर दिया गया था। जब चौधरी देवीलाल स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए जाते थे, 1930 में एक ऐसी घटना उनके साथ में घटी थी कि चौधरी देवीलाल को स्कूल से बाहर कर दिया था। अब चौधरी देवीलाल को स्कूल से बाहर क्यों किया गया था? इसके पीछे क्या रीजन रहा है? तो आप याद रखिएगा, उस समय हुआ करते थे केशवानंद भारती, स्वामी केशवानंद हुआ करते थे। स्वामी केशवानंद ने एक नमक की पुड़िया थी, नमक बेचा करते थे स्वामी केशवानंद। इनके पास से एक नमक की पुड़िया खरीद ली थी किसने? चौधरी देवीलाल ने। और इसी घटना के कारण ही चौधरी देवीलाल को 1930 में स्कूल से बाहर कर दिया गया था। याद रखिएगा, 1930 के अंदर स्वामी केशवानंद जो नमक बेचते थे, उसके पास में एक नमक की पुड़िया उससे किसने खरीदी थी? चौधरी देवीलाल ने। और वो चौधरी देवीलाल जिसने नमक की पुड़िया खरीदी थी स्वामी केशवानंद से, और इसी के कारण ही चौधरी देवीलाल को स्कूल से बाहर कर दिया गया था। यदि आपसे पूछे कि चौधरी देवीलाल कितने पढ़े लिखे थे, तो ऐसा बताया गया है कि उन्होंने स्कूल से मात्र 10वीं पास कर रखी थी। तो ये चीजें आप याद रखिएगा, 10वीं पास थे कौन? चौधरी देवीलाल। तो ये सभी चीजें याद रखिएगा। स्वामी केशवानंद के माध्यम से उन्होंने नमक खरीदा, नमक की एक पुड़िया खरीदी, जिसके कारण चौधरी देवीलाल को स्कूल से बाहर कर दिया गया। उसके बाद में नाम आता है 1942। 1942 में आपको याद होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। और स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा भी दिया था। हमारे जो राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी थे ना, उन्होंने इस आंदोलन के अंदर क्या नारा दिया था? करो या मरो का। कौन से आंदोलन के दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ये भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? कौन से मंथ में हुआ था? तो अगस्त के अंदर हुआ था, अगस्त 1942 के अंदर। ये पिछली बार जो क्लर्क का एग्जाम हुआ था 2019 में, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा था भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। और इस आंदोलन में करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया था। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हरियाणा के कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने अपनी गिरफ्तारी दी थी? तो चौधरी देवीलाल ने। या बुकों के अंदर आपको यह भी लिखा हुआ मिल जाएगा प्रिय स्टूडेंट्स कि इनमें से कौन सा नेता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुआ था? तो इनमें से कौन सा नेता हुआ करता था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुआ था? चौधरी देवीलाल हुए थे। लेकिन एक समय ऐसा भी था
एक समय ऐसा भी था बच्चे कि जब चौधरी देवीलाल मात्र 14 वर्ष के हुआ करते थे। एक समय ऐसा भी था कि जब चौधरी देवीलाल मात्र 14 वर्ष के हुआ करते थे और ये स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लेते थे, जिसके कारण इसे गिरफ्तार किया गया था, जिसके कारण इन्हें गिरफ्तार किया गया था। और गिरफ्तार करके कौन सी जेल में रखा था? बोस्टन जेल में। और ये बोस्टन जेल कहां पड़ती है? तो आप याद रखिएगा, लाहौर के अंदर। जब एक वक्त ऐसा भी था कि जब चौधरी देवीलाल मात्र 14 वर्ष की आयु हुआ करती थी उनकी, और उस समय इनको गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के पीछे क्या कारण था? क्योंकि ये स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लेते थे, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। वहां पर अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था, बाद में इसे बोस्टन जेल लाहौर के अंदर इन्हें डाल दिया गया था। किसको? चौधरी देवीलाल को। तो ये सभी चीजें आप नोट करिए। उसके बाद में आगे बढ़े 1942 के बाद में, 1942 में चौधरी देवीलाल ने भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी गिरफ्तारी दी थी। बहुत अच्छी बात है। अगला पॉइंट देखें तो अगला जो पॉइंट आता है वो आता है 1952 का। चौधरी देवीलाल पहली बार पंजाब विधानसभा से विधायक कब चुने गए थे? तो याद रखिएगा 1952 के अंदर चौधरी देवीलाल पहली बार पंजाब विधानसभा से विधायक चुने गए 1952 के अंदर। 1952 के अंदर हरियाणा बना नहीं था। हरियाणा किसका पार्ट हुआ करता था? पंजाब का। तो पंजाब के अंदर 1952 के अंदर एक आंदोलन चला था जिसका नाम था मुजारा आंदोलन। पंजाब के अंदर 1952 में एक आंदोलन चला था, मुजारा आंदोलन, और उसका नेतृत्व भी किसने किया था? चौधरी देवीलाल ने। उसका नेतृत्व भी किसने किया था भैया? तो आप याद रखिएगा, चौधरी देवीलाल ने। 1952 में चौधरी देवीलाल पहली बार पंजाब विधानसभा से विधायक चुने गए। 1952 के अंदर ही जो पंजाब के अंदर एक मुजारा आंदोलन हुआ था, उसका नेतृत्व किया था किसने? तो चौधरी देवीलाल ने। उसके बाद में चौधरी देवीलाल ने हरियाणा लोक समिति का गठन किया। हरियाणा लोक समिति का गठन चौधरी देवीलाल ने कब किया था? 1962 के अंदर हरियाणा लोक समिति का गठन किया था। लेकिन देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा, यदि 1962 से एक घटा दें 1961, हरियाणा के अंदर पहला सैनिक स्कूल खुला था कुंजपुरा करनाल के अंदर। और कल्पना चावला, जिसका संबंध भी हरियाणा से है, जो भारत की प्रथम अंतरिक्ष यात्री है, महिलाओं के अंदर देखें तो प्रथम अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, जिसका जन्म भी 1961 के अंदर हुआ था। और हरियाणा में पहला सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल में कब बना था? 1961 के अंदर। लेकिन 1962 के अंदर चौधरी देवीलाल ने हरियाणा लोक समिति का गठन किया था। समझ में आ रहा है? अच्छे से समझ में आ रहा होगा? सही आ रहा है ना समझ में? अच्छे तरीके से पढ़ेंगे बिल्कुल, तब आपका जी करे ना तब वीडियो देखें। यदि आप नोट्स भी नहीं बना रहे हैं तो वीडियो को दोबारा देख ले, 13 देख ले, कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री आपके लिए। हरियाणा जी के और इसके साथ में इंग्लिश भी है और सब्जेक्ट भी बहुत जल्द देने की कोशिश करेंगे। तो आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए और लगातार देखते रहिए, बिल्कुल फ्री पूरा कोर्स। देखें उसके बाद में नाम आता है चौधरी देवीलाल हरियाणा के पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 1977 के अंदर। चौधरी देवीलाल हरियाणा के पहली बार मुख्यमंत्री बने 1977 में। और कौन सी पार्टी की तरफ से हुआ करते थे ये उस समय? तो याद रखिएगा, जनता पार्टी की तरफ से। 1977 में चौधरी देवीलाल पहली बार मुख्यमंत्री बने, जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और इस जनता पार्टी ने या 1977 में जब चौधरी देवीलाल ने विधानसभा के चुनाव लड़े थे तो उस समय कितनी सीटें जीती थी? तो रिकॉर्ड थी 85 सीटें जीती थी। हरियाणा विधानसभा के अंदर सीटें 90 हुई थी उस समय, और 90 सीटों में से चौधरी देवीलाल ने रिकॉर्ड 85 सीटें जीती थी 1977 में, जब ये हरियाणा के पहली बार मुख्यमंत्री बने थे चौधरी देवीलाल। तो ये सभी पॉइंट आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। कौन सी पार्टी हुआ करती थी इनकी? जनता पार्टी हुआ करती थी। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जनता पार्टी की सरकार में जो प्रधानमंत्री बने थे उसका नाम हुआ करता था मोरारजी देसाई हुआ करता था। कौन थे बच्चे? मोरारजी देसाई थे। तो ये सभी चीजें याद रखिएगा भैया, कि यदि पूछे आपसे कौन एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब आई, भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब आई थी, तो आप बता देंगे 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई थी। कौन सी पार्टी की सरकार थी? जनता पार्टी की सरकार, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। और उसी जनता पार्टी की तरफ से हरियाणा में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे चौधरी देवीलाल जी। तो ये याद रखिएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान
राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान चौधरी देवीलाल और मोरारजी देसाई को कहां पर नजरबंद किया गया था? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान चौधरी देवीलाल और मोरारजी देसाई को कहां पर नजरबंद किया था? तो आप याद रखिएगा, सोहना गुरुग्राम के अंदर। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सोहना गुरुग्राम में कौन से दो महत्वपूर्ण नेताओं को नजरबंद किया गया था? तो चौधरी देवीलाल और मोरारजी देसाई। उसके बाद में आगे बढ़े कि चौधरी देवीलाल दूसरी बार सीएम कब बने? तो 1987 से 89 तक दूसरी बार मुख्यमंत्री रहे थे। 1987 से 89 तक चौधरी देवीलाल दूसरी बार मुख्यमंत्री रहे। लेकिन स्टूडेंट्स, आपने ये चीज याद रखनी है कि जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे चौधरी देवीलाल, उसी समय इन्होंने बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत की थी। बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत चौधरी देवीलाल ने कब की थी? तो आप याद रखिएगा 1987 में। और उस समय कितने रुपए मिलते थे? 100 रुपए मिलते थे। कितने रुपए मिलते थे? 100 रुपए। और अब तो काफी रुपए मिल रहे हैं। और हमारी तो एक पार्टी ऐसी भी है जिसका नाम है जेजेपी, जननायक जनता पार्टी। उन्होंने तो भाई साहब अपने जब फोरम वगैरह था, जो भी अपना था, उन्होंने उसके अंदर बताया था कि 5100 रुपए कर देंगे बुढ़ापा पेंशन यदि हमारी सरकार बनती है तो। देखिए अभी शायद मिल रहे हैं ये 2250 रुपए के समथिंग बुढ़ापा पेंशन में मिल रहे हैं। भाई साहब जब बुढ़ापा पेंशन वगैरह बढ़ती है ना, तो ऐसे कतार लग जाती है जैसे ये तो भाई सरकार में कमा कर आए हो। इस प्रकार की लाइनें लग जाती है बैंक में और जो भी डाकघर वगैरह है वहां पर, कि इन्होंने तो सरकार के अंदर काम किया था बेचारों ने 1 महीने, तब इसके बाद में सैलरी आ रही है इनकी। ऐसे आज पता लग गया कि आज भाई साहब पेमेंट आ गई है आप सभी की, जो बुढ़ापा पेंशन है वो आ गई है, उसी दिन कतारें लग जाती है, लंबी लंबी कतारें। ऐसा होता है। और उस बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत जो आज 2250 रुपए मिल रहे हैं, कुछ समय के बाद में लगातार ये बढ़ते भी जा रहे हैं और कुछ समय के बाद में तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इस बुढ़ापा पेंशन की जो देन है, किस व्यक्ति की देन है ये बुढ़ापा पेंशन? तो चौधरी देवीलाल की देन है। और चौधरी देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत कब की थी? 1987 में। और कितने रुपए से की थी? तो आप याद रखिएगा 100 रुपए से इसकी शुरुआत की थी। अब तो अच्छे तरीके से काचे काट रहे हैं, नहीं काफी मिल जाते हैं। एक तो घर में बूढ़ा हो गया और एक बुढ़िया हो गई, दोनों को अच्छे खासे रुपए मिल जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, लगातार ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं। उसके बाद में नाम आता है अगला क्वेश्चन 1988 का। 1988 से संबंधित क्वेश्चन देखिए कि चौधरी देवीलाल से संबंधित क्या क्वेश्चन है। तो जब ये 1987 के अंदर चौधरी देवीलाल दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे, तो 1988 के अंदर इन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि किसानों के ऊपर जो भी ऋण है वो माफ कर देंगे। तो किसानों के लिए ऋण माफी की घोषणा, किसानों के लिए ऋण माफी की घोषणा चौधरी देवीलाल ने कब की थी? 1988 के अंदर की थी। तो सभी पॉइंट समझ में आ रहे हैं? सभी पॉइंट क्लियर हैं? अच्छे तरीके से साथ के साथ में नोट कर लें, अच्छे तरीके से समझते चलें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से पॉइंट चौधरी देवीलाल से संबंधित बचे हैं वो सभी पॉइंटों का अच्छे तरीके से जिक्र करेंगे। अगला यदि पॉइंट देखें कि चौधरी देवीलाल से संबंधित नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, तो ये देखें। अगला पॉइंट आता है कि इन्होंने एक पार्टी बनाई 1996 के अंदर और उस पार्टी का नाम क्या रखा था? द लोक दल रखा था। चौधरी देवीलाल हुआ करते थे, चौधरी देवीलाल, उन्होंने 1996 के अंदर एक पार्टी बनाई जिसका नाम क्या था? लोकदल। लेकिन इस लोकदल का नाम बदलकर इंडियन नेशनल लोकदल कब किया गया था? तो आप याद रखिएगा 1998 के अंदर। लोकदल का नाम बदलकर इंडियन नेशनल लोकदल कब किया गया था? 1998 के अंदर। और उसके बाद में चौधरी देवीलाल की जो डेथ होती है वो 6 अप्रैल 2001 के अंदर इनकी डेथ होती है। याद रखिएगा सिरसा के अंदर किसकी? चौधरी देवीलाल की। घटना कब की है? 6 अप्रैल 2001 की। 2001 के अंदर ही बच्चे सिरसा एयरफोर्स स्टेशन बना था। सिरसा एयरफोर्स स्टेशन पूछे कि कब बना था, तो 2001 के अंदर ही बना था। और चौधरी देवीलाल की जो डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी, वो भी कब हुई थी? तो याद रखिएगा 2001 के अंदर ही वो डेथ हुई थी। उसके बाद में इनके नाम पर सिरसा के अंदर ही एक यूनिवर्सिटी पड़ती है, DLU देवीलाल यूनिवर्सिटी, या सी लगा दीजिए चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, जो कहां पर पड़ती है? सिरसा के अंदर पड़ती है। और ये चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कब बनी थी? तो आपने याद रखना है 2003 के अंदर ही। लेकिन प्यारे बच्चे, चौधरी देवीलाल प्राकृतिक व वनस्पतिक पार्क जो है, प्राकृतिक व वनस्पतिक जो पार्क है वो कहां पर पड़ता है? तो यमुनानगर के चूहरपुर गांव में। वनस्पति वन योजना
वनस्पति वन योजना नवंबर 2003 के तहत चौधरी देवीलाल प्राकृतिक व वनस्पतिक पार्क यमुनानगर के चोहरपुर गांव में लगाया गया था। और कितने एकड़ में लगा था? 110 एकड़ में लगाया गया था। तो ये सभी पॉइंट थे, ये हरियाणा के महान राजनेता चौधरी देवीलाल से संबंधित पॉइंट थे, जो हमने सभी पॉइंट क्लियर किए हैं, जो एसएससी या एचएसएससी के अनुरूप, एसएससी नहीं एचएसएससी के अनुरूप काफी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, जो भी हरियाणा के एग्जाम देंगे आप, हरियाणा की जो भी परीक्षाएं होगी उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नाम आता है इनके पुत्र का, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, ओपी चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला के पॉइंट की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1 जनवरी 1935 के अंदर जन्म हुआ। देखिए, नई साल वाले दिन जन्म हुआ था। तो इन्होंने काफी कारनामे ऐसे ही किए थे कि भाई साहब अच्छा खासा सिद्ध हुआ था। देखिए, जैसे कि हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री बने, सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे ओम प्रकाश चौटाला। नए साल पर बने थे तो नया काम तो जरूर करेंगे, नए साल पर इनका जन्म हुआ था तो नया काम जरूर करेंगे। तो भाई साहब याद रखिएगा, 1 जनवरी 1935 में इनका जन्म हुआ। हरियाणा में सबसे ज्यादा बार जो मुख्यमंत्री बना था वो ओम प्रकाश चौटाला था। कितनी बार बना था? 5 बार। लेकिन किस्मत की बात देखिए, या इसको हम सौभाग्य की बात कहें, सौभाग्यवश ये एक बार तो मात्र 5 दिन के लिए ही बने थे। हरियाणा में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री भी ओम प्रकाश चौटाला ही रहे थे, मात्र 5 दिन। और हरियाणा में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री भी ओम प्रकाश चौटाला ही बने थे। कितनी बार? 5 बार। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है एग्जामिनर आपसे कि हरियाणा का वह मुख्यमंत्री जो घड़ी व्यापारी था, हरियाणा का वह मुख्यमंत्री जो घड़ी व्यापारी हुआ करता था, तो उसमें नाम आता है किसका? तो ओम प्रकाश चौटाला का नाम आता है। ये अभी से जिंदा है तो डेथ वगैरह तो बता नहीं सकते, जिंदा ये अभी से 1 जनवरी 1935 में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद में नाम आता सरदारा सिंह। सरदारा सिंह हॉकी खिलाड़ी, हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी सरदारा सिंह का संबंध कहां से है बच्चे? सिरसा से। और 2017 के अंदर इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। सरदारा सिंह हॉकी खिलाड़ी जिनका संबंध सिरसा से है, जिसको 2017 के अंदर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। उसके बाद में नाम आता है सविता पुनिया। सविता पुनिया, सविता पुनिया भी हॉकी से संबंधित है। कहां से है? सिरसा से संबंधित है। उसके बाद में नाम आता है स्वतंत्रता सेनानी बलदेव लुदेसर। स्वतंत्रता सेनानी बलदेव लुदेसर का संबंध कहां से है? याद रखिएगा, सिरसा से। बलदेव लुदेसर जो स्वतंत्रता सेनानी है, उनका संबंध भी कहां से रहा है भैया? सिरसा से। उसके बाद में सुनील ग्रोवर, सुनील ग्रोवर जो अभिनेता है, उनका संबंध भी कहां से है? तो आप याद रखिएगा, सिरसा से है। उसके बाद में नाम आता है अश्वनी कुमार। अश्वनी कुमार, अश्वनी कुमार के पॉइंट की बात करें, जो निर्माता और निर्देशक है। अश्वनी कुमार निर्माता और निर्देशक, जिनका संबंध कहां से रहा है? तो आप याद रखिएगा, जिनका संबंध कहां से है? सिरसा से है। उसके बाद में नाम आता है जादूगर सम्राट शंकर। जादूगर सम्राट शंकर, जादूगर सम्राट शंकर के पॉइंट की बात करें तो याद रखिएगा, ये भी कहां से है? सिरसा से रहे हैं। और उसके बाद में नाम आता है हरियाणा की प्रथम महिला जेल सत्याग्रही। हरियाणा की प्रथम महिला जेल सत्याग्रही, जिसमें नाम आता है चांदबाई का। और चांदबाई का संबंध भी कहां से रहा है? सिरसा से। हरियाणा की पहली महिला जेल सत्याग्रही पूछ ले तो चांदबाई, और चांदबाई कहां से है? सिरसा से। लेकिन हरियाणा का पहला पुरुष जेल सत्याग्रही पूछ ले तो आप बता देना, पुरुष में नाम किसका आता है? लाला मुरलीधर, जिनका संबंध कहां से रहा है भैया? सिरसा से जिनका संबंध रहा है। ये सभी पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर करें। और उसके बाद में जो लास्ट पॉइंट है आज का, वो लास्ट पॉइंट ये है कि सिरसा, या आपसे पूछे कि हरियाणा की पहली महिला बस ड्राइवर, हरियाणा की पहली महिला बस ड्राइवर, तो उसमें नाम आता है पंकज चौधरी का। पंकज चौधरी, हरियाणा की पहली महिला बस ड्राइवर पंकज चौधरी, जिसका संबंध भी कहां से है? सिरसा से। तो ये सभी पॉइंट थे सिरसा से, जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनसे संबंधित। आशा करते हैं कि सभी पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगने का मतलब ये नहीं है कि भाई सब साफ दिख रहा है, बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल मजे आ रहे हैं, नहीं।
आपको बस समझ में आना चाहिए, तब हम मानेंगे कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और यदि आपको समझ में आता है, वीडियो पसंद आती है, तो सभी स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर करें। आपका एक शेयर किसी अन्य व्यक्ति का भविष्य बना सकता है। और देखिए, जब आपको कोई टक्कर देने वाला होता है ना, तब आपकी तैयारी और बेहतरीन होती है। आप मान लीजिए आपको कोई टक्कर देने वाला है नहीं, आपको थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आ गया, तो आप अपने आप के में बाद से समझने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करें, आप उस व्यक्ति के साथ में टक्कर करें जो आपके टक्कर का ही हो। आप टक्कर दोनों की सेम होगी ना, तो आप उससे आगे निकलने की सोचेंगे, वो आपसे आगे निकलने की सोचेगा। और यदि इस प्रकार यदि आप शेयर वगैरह करेंगे ना, तो कोई ना कोई व्यक्ति आपको टक्कर देने वाला अवश्य मिलेगा। तो आपका एक शेयर किसी अन्य व्यक्ति का भविष्य बना सकता है। और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।